बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आई होप कि आप सभी लोग ठीक ठाक होंगे। आपके प्रोग्राम सिटी 10 में मैं हूँ आपकी मेज़बान अना यूसुफ। वीकेंड आपका आई होप अच्छा गुजरा होगा। आजकल तो वैसे ही बच्चों की छुट्टियाँ चल रही हैं, तो हम अपना वीकेंड मना रहे हैं। बच्चों के लिए तो पूरा हफ्ता ही वीकेंड की तरह का चल रहा है। खैर, मौसम की भी हम कुछ बात करेंगे, अपने दूसरे सेगमेंट्स भी शामिल करेंगे। साथ ही साथ आपको बताएंगे कि शहर लाहौर में स्मॉग की सूरत हाल क्या है। सबसे पहले आगाज़ कर लेते हैं आज की अच्छी बात से। रहमानिर्रहीम। आज की अच्छी बात, मुख्तलिफ़ बीमारियों से शफ़ा के लिए दुआ। एक तरफ हम शफ़ा हासिल करने के लिए दवाई इस्तेमाल करते हैं, तो दूसरी तरफ मुख्तलिफ़ आयात मुबारका और अहादीस मुबारका में हमारे लिए तालीम है कि हम उन्हें पढ़कर अपने लिए शफ़ा हासिल करें। ये बीमारी बुनियादी तौर पे अल्लाह वहदहु ला शरीक की तरफ से इंसान को लाहिक होती है, और जब अल्लाह की तरफ से बीमारी आती है तो फिर हमें अल्लाह के हुजूर ही दुआ करनी है कि ए परवरदिगार मेरी बीमारी को ख़त्म फरमा दीजिए। जैसे कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने हमें तालीम फरमाई, अल्लाहुम्मा इन्नी मस्सियनी दुर्रु, ए अल्लाह मुझे तकलीफ़ ने आ लिया है, वह अंता अरहमुर राहिमीन, और तू ही बेहतरीन रहम फरमाने वाला है, तू मेरी बीमारी को दूर करने वाला है। इसके साथ साथ हम ये दुआ भी बीमारी से शफ़ा हासिल करने के लिए पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मरफ़ा, ए परवरदिगार दूर फरमा दे, अन्नल बला वल वबा, कि हमसे परेशानी को और वबा को दूर फरमा दे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल मुबारक था कि आप जब भी किसी मरीज़ के पास तशरीफ़ ले जाते तो आप दाएं हाथ से उसके दर्द की जगह पर फेरते और आप ये दुआ पढ़ते, अल्लाहुम्मा रब्बन नासी अज़हिबिल बास वशफ़ी अंत शाफ़ी ला शिफ़ा इल्ला शिफ़ाउक शिफ़ाअन ला युगादिरु सक़मा। ए परवरदिगार, आप लोगों के रब हैं, आप तकलीफ़ को दूर फरमाने वाले हैं, और आप शफ़ा देने वाले हैं, और आप ही बेहतरीन शफ़ा देने वाले हैं, ऐसी शफ़ा जो किसी भी किस्म की बीमारी को ना छोड़े। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दुआ को हमें बीमारों की तीमारदारी के वक़्त पढ़ना चाहिए। जी, बहुत शुक्रिया जी। आज की अच्छी बात आपने सुनी और हमें इस बात पर अमल भी करना है। मौसम की सूरत हाल हम कुछ जानते हैं, और कोमल बाहर मौजूद है, उनसे जानते हैं शहर लाहौर का मौसम कैसा है और प्रेडिक्शन क्या की जा रही है। जी कोमल। बिल्कुल, सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर का क्वालिटी इंडेक्स आज 262 रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि मुख्तलिफ मकामात जैसे कि यूएस कॉन्सुलेट है एयर क्वालिटी इंडेक्स 418 रिकॉर्ड किया जा रहा है, कोट लखपत का एयर क्वालिटी इंडेक्स 414 रिकॉर्ड किया जा रहा है। इसी तरह जो है मुख्तलिफ शाहराहों का एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 से तजावुज़ कर चुका है, जो कि इंसानी सेहत के लिए अभी भी बहुत ज़्यादा खतरनाक है। शहरियों को बार बार इस बात की ताकीद की जा रही है, घरों से निकलते वक्त मास्क इस्तेमाल को यकीनी बनाया जाए। लाहौर के मौसम के हवाले से बात कर ली जाए तो आज मौसम जो है वो सर्द है, मतलब जुज़वी तौर पर अबर आलूद है, और महकमा मौसमियात का ये कहना है कि सुबह के औकात में मतलब इसी तरह जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहेगा, जबकि दोपहर के औकात में जो है वो सूरज हल्की सी आंखें दिखाएगा, तो मौसम जो है वो खूब सर्द और खुश्क रहेगा, जबकि शाम के औकात में जो है वो फ़ोक का भी इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। इस वक्त बाहर के दर्जा हरारत के हवाले से बात करूँ तो इस वक्त बाहर का दर्जा हरारत जो है वो 12 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि हवा में नमी का तनासुब जो है वो 40% और हवा 2 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से रिकॉर्ड की जा रही है। और महकमा मौसमियात का ये कहना है कि आज दिन भर मौसम सर्द और खुश्क रहेगा, कम से कम दर्जा हरारत जो है 7 डिग्री रहेगा, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 18 डिग्री तक जाने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। और आइंदा 2 से 3 रोज़ तक जो है वो मौसम इसी तरह सर्द और खुश्क रहने वाला है, महकमा मौसमियात की जानिब से ये बताया जा रहा है। ठीक है, इसी तरह से मौसम सर्द रहेगा, महकमा मौसमियात की जानिब से कहा गया। अब आगे जैसे जैसे हम जाएंगे सर्दी की शिद्दत में इजाफा ही होगा। खैर, अपने आप को सर्दी से महफूज रखने के लिए जो जो हिफाजती इंतजाम हैं उनका ख्याल रखें। अब बढ़ते हैं आज की टॉप स्टोरीज़ की तरफ। पहली खबर क्या है? बागों के शहर पर स्मॉग का राज बरकरार है। दुख्तर मशरिक मुस्लिम दुनिया की पहली खातून वज़ीर आज़म, साबिक वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो शहीद की 14वीं बरसी आज मनाई जाएगी।
ये थी आज की खबरें, इन्हें डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर शाहिद सिप्रा मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम शाहिद सिप्रा साहब। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आप? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक है। आज की पहली खबर की तरफ चलते हैं। हम तो कोशिश जितनी कर रहे हैं कि अपने आप को महफूज रख सकते हैं, पहले कोविड फिर डेंगू और अब स्मॉग है कि वो जानलेवा भी साबित हो रही है। लोग इस कदर परेशान हो रहे हैं। स्कूल्स तो ऑल दो बंद है, लेकिन जिन्होंने दफातर जाना है, लोग बाहर निकल रहे हैं, काम कर रहे हैं, आप लोगों ने बाहर ड्यूटीज़ पे जाना है, बाकी फील होती है स्मॉग? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें क्यों नहीं फील होती, और बिलखसूस आपकी आंखों में जो चुभन है और आंखों का जो मामला है उसमें ज़्यादातर आपको हो रहा है। सांस के ज़रिए हम लोग इसको अंदर लेकर जा रहे हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स आपके सामने है, और जब सड़कों पर निकले तो पता चलता है जिन लोगों ने सारा दिन फील्ड में काम करना है उनके लिए तो बहुत रिस्क है ये। देखें हम लोगों ने या किसी ने भी फील्ड में काम करना है, लेकिन जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग जो मोटरसाइकिलों पर ट्रैवल कर रहे हैं, उसके बाद चिंची रिक्शा जो है उनकी एक सवारी है, उसके ज़रिए या रिक्शा पर सवार होकर या घर से निकले हैं, बस स्टॉप पर अगर वो खड़े हैं तो वो सांस के ज़रिए कितनी जो स्मोग है या डस्ट है वो अंदर लेकर जा रहे हैं। उसकी वजह से डॉक्टर्स का आपके सामने है कि उन्होंने क्या क्या बीमारियाँ इससे डायग्नोज किए हैं कि कौन सी बीमारी हो सकती है। इवन जो जिनको कुछ सांस का प्रॉब्लम है उनके लिए ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन हमारे यहाँ देखें स्मोग हर साल आता है, और हर साल इसी तरह ही बड़ी शिद्दत के साथ उसके बाद कहा जाता है कि भट्टों को बंद कर दें, जो गाड़ियाँ हैं जो धुआं छोड़ रही हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, उनको बंद किया जाए, चलान किए जाएँ और भारी भरकम जो रेवेन्यू है उसको जनरेट किया जाए। उसके बावजूद स्मोग पर आप काबू नहीं पा सकते। जो आपने स्कूलों को छुट्टियां कर दी, स्कूल्स बंद कर दिए ताकि जो ट्रैफिक की आपकी आमदोरफ्त है उसमें कमी लाई जा सके, ताकि स्मोग पर काबू हो। लेकिन उसके बावजूद ये मामला चलते रहे और इस वक्त फोग उसके साथ मिली है और आज भी वही हालात है। मेरे ख्याल में कोई 1 महीना और इसी तरह चलेगा, उसके बाद ऑटोमेटिकली जो मौसम है उसमें शायद बेहतरी आ जाएगी। बात रही कि बारिश हुई, कल जो आपकी बूंदाबांदी हुई है शहर में, उसकी वजह से कुछ आपका वेदर जो है वो क्लियर हुआ है। अब सुबह के औकात में आप अर्ली अगर उठें तो आज जो वेदर था वो काफ़ी क्लियर था, लेकिन अब क्या है कि उसके साथ नहीं, अभी तो अच्छी खासी स्मॉग फील हो रही थी जब मैं नहीं, आप अर्ली की मैं बात कर रहा हूँ, सुबह अर्ली नमाज के वक्त की बात करें तो उस वक्त आसमान क्लियर था, लेकिन उसके बावजूद उसके बाद ये गिरना शुरू हुई, उसके बाद फोग भी आ गई, स्मोक भी आ गई, और अगले 3-4 घंटे में आप देखें कि आपके शहर में आपकी शाहराहों पर जो विजिबिलिटी है वो भी डाउन हुई, और उसके बाद जो आपके आंखों में चुभन है, ये तो बड़ा आसान सा तरीका है कि आप गुजरें या बाहर निकलें तो आपको आंखों में अगर चुभन है, इसका क्या मतलब है कि आपके जो माहौल है या आपका जो इन्वायरमेंट है वो आलूदा है, उसकी वजह से आपको नुकसान। अच्छा, सर्दी की शिद्दत भी है ना, लोग ये भी अभी डिसाइड नहीं कर पा रहे कि ये स्मॉग है या फॉग है, लेकिन अगर आप सांस में लें तो सांस में आपको फील भी ऐसा हो रहा है और अजीब सी एक स्मेल भी बाहर से आपको महसूस होती है कि जैसे गर्द आलूद सा है इसमें कुछ। लेकिन अब ये चीज़ है कि लोगों ने अपने आप को किस तरह से बचाना है, हिफाजत किस तरह करनी है, वो नामुमकिन हमें नज़र आ रहा है। मास्क का इस्तेमाल भी जो लोग कर रहे हैं वो भी मुतासिर हो रहे हैं। देखिए, 2 चीज़ें हैं कि स्किन की वजह से आपको प्रॉब्लम हो रहा है कि स्किन का ज़्यादा इसकी वजह से है, और दूसरा क्या है कि अगर सांस ले रहे हैं या आपकी आंखों की जो चुभन है या बीमारी है उसकी वजह से मुश्किल है। तो मेरे ख्याल में अगर हम लोग मास्क लगा लें, और जिस तरह कोविड का भी अभी मामला चल रहा है, कभी किसी वेरिएंट की बात होती है, कभी कुछ कहा जाता है, तो मास्क का भी पहनना मेरे ख्याल में काफ़ी हद तक स्मोक से बचाव का भी सबब बन सकता है। उसके साथ ग्लव्स जो हैं वो मौसम सरमा में वैसे भी मोटरसाइकिलों पर जो सवार लोग सफ़र करते हैं वो पहनते हैं, वो पहन लें तो मेरे ख्याल में हाथों की हिफाजत हो सकती है। उसके बाद अगर चश्मा लगा लें तो आँखें जो हैं उनको भी महफूज बनाया जा सकता है। लेकिन मुझे बताएं कि रियासत ने कब एक्टिव होना है, रियासत ने कब इस पर काबू पाना है, रियासत कब अपने इक़दाम करेगी? क्या सब शहरियों ने ही सारा कुछ करना है कि वो अपनी आप हिफाजत करें और रियासत की कोई जिम्मेदारी नहीं है? बेसिकली ये हुकूमतों की जिम्मेदारी होती है, और बिलखसूस डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट जो है ये उसकी जिम्मेदारी है। हम लोग अदालतों में भी इस केसेस को सुनते रहे हैं, हमारे कमिश्नर साहब की वहाँ पे तारीफ़ें भी होती रही हैं कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। ठीक है, बहुत अच्छा काम किया और सारा कुछ हो भी गया, लेकिन आज भी हमें वही पोजीशन है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स आपके सामने है कि 653 तक हम लोग गए हैं, और US कॉन्सुलेट 589 माल रोड, अच्छा ये आपके जो पोश इलाके हैं उनकी भी बात करें तो वहाँ भी ज़्यादा है। और अभी जो अपडेट हमारे तक आई है, शहर लाहौर दूसरे नंबर पर है जी, एयर क्वालिटी इंडेक्स में जो सूरत हाल है अभी अपडेट के मुताबिक शहर दूसरे नंबर पर है। मेरे ख्याल में ये बारिश न होती तो शायद हम पहले नंबर पे ही रहते। बिल्कुल आपने सही कहा, उसकी वजह से शायद कोई इफेक्ट आया हो बारिश की वजह से, अदरवाइज हम लोग पहले पे ही हैं, और इंशाल्लाह मेरे ख्याल में कुछ दिन और गुजरे तो पहले पे फिर वापस आ जाएंगे। बात यह है कि बेसिकली इस बात करने का मकसद ये है कि हमने कोई इकदामात उठाना ही नहीं है, कोई ठोस जो मामलात हैं। मैंने पिछले गुज़श्ता प्रोग्राम में भी ये कहा था, जिन जिन की जिम्मेदारी है ना असल में वो एक दूसरे पर बात डाल देते हैं।
उसी तरह से आपको गाड़ियां धुआं छोड़ती नज़र आ रही हैं, उसी तरह से आपको भट्टों पर भी काम। एक दो कार्रवाइयों के बाद ये लोग जब दफ्तर में बैठ जाते हैं दोबारा से वो चीज़ें दोबारा शुरू हो जाती हैं। फॉलोअप ऑपरेशन का तो कोई यहाँ पर रिवाज ही नहीं है। मुझे ये बताएं कि आज तक किसी एक इदारे ने इसकी जिम्मेदारी ली है किसी कि ने नहीं, महकमा अब तो कई माहौलियात दूसरे की में ये डाल देते हैं जिम्मेदारी ना। है या आपके डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है या कोई आपने और जो डिजास्टर मैनेजमेंट का सिटी यूनिट ट्रैफिक बना पुलिस में भी रखा डाल है। देते हैं कि जी इनका काम है फिटनेस सर्टिफिकेट गाड़ियों के चेक करना, कोई चेक ही नहीं करता। देखें, जब कुदरती आफत आती है तो फिर मेरे ख्याल में महकमों की आपस की लड़ाइयाँ या एक दूसरे पर ये डालने की बात नहीं होती, फिर आवाम की फलाह की बात होनी चाहिए कि हमने आवाम को किस तरह सहूलियात देनी है या आवाम की सेहत का किस तरह ख्याल रखना है। इसलिए मेरे ख्याल में ज़्यादा जिम्मेदारी तो आपकी ये, जिस तरह कहते हैं कि भट्टा है तो इसका क्या मतलब है कि आपकी टाउन इंतजामिया उसकी जिम्मेदारी है। अगर आपकी फैक्ट्रीज धुआं छोड़ने वाली हैं तो फिर आपकी माहौलियात उसकी जिम्मेदारी है। अगर ट्रैफिक आपकी चल रही है और उस धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां मौजूद हैं तो क्या आप चलान करना शुरू कर दें? तो ये तो सारा साल फिर इस तरह चलता रहेगा। बात यह है कि एक चीज़ आने वाली है, उससे कबल हमें इकदाम करने की जरूरत है। और ये तो हमारे यहाँ हो ही नहीं सकता ना कि उससे कबल इकदाम करें। खैर, हम आपको आपकी परेशानी से कबल अपडेट कर देते हैं। फ्लाइट ऑपरेशन के हवाले से क्या सूरत हाल है इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर, हमारे रिपोर्टर सईद ने हमें ज्वाइन किया है। सईद, बताइएगा एयरपोर्ट पे फ्लाइट्स का शेड्यूल किस हद तक मुतासिर है, अपडेट्स क्या हैं जिन लोगों ने इंतजार कर रहे हैं अपने प्यारों का जिन्हें रिसीव करने के लिए जाना है, बताइए, थोड़ी उनकी मुश्किल आसान हो जाएगी। अपडेट क्या है? जी बिल्कुल अना, अपडेट तो यही है कि लाहौर एयरपोर्ट जो कि तकरीबन 3 घंटे बंद रहा वो उसको लैंडिंग के लिए खोल दिया गया है। अब जो रनवे के ऊपर हद निगाह है वो 600 मीटर से है अबव हो चुकी, जिसके बाद तमाम परवाज़ों को लाहौर एयरपोर्ट पर लैंडिंग की इजाज़त है वो दे दी गई है। इससे कबल तकरीबन 1 घंटे कबल जो एयरपोर्ट का रनवे था वो बंद था, जिसके बाद 2 परवाज़ें थी वो मंसूख की गई, जिसमें लाहौर से कुवैत जाने वाली परवाज़ और कुवैत से लाहौर आने वाली परवाज़ शामिल थी। उसके बाद 10 परवाज़ों के जो कार हैं वो तब्दील किए गए और 6 परवाज़ें थी वो तकरीबन 4 से 5 घंटे की ताख़ीर का शिकार थी, वो हो चुकी थी। इस वक्त चूंकि हद निगाह बेहतर है, लैंडिंग के लिए माहौल है रनवे का वो साजगार है, तो तमाम एयरलाइंस इंतजामिया को हदायत कर दी गई है कि वो अपने अपने शेड्यूल के मुताबिक लाहौर एयरपोर्ट पर अपना फ्लाइट ऑपरेशन है वो जारी रखें। गुज़श्ता रोज़ की बात करें तो गुज़श्ता रोज़ तकरीबन 5.5 घंटे जो है वो लाहौर एयरपोर्ट बंद रहा, जिसकी वजह से तकरीबन 22 से ज़्यादा परवाज़ें थी वो मुतासर हुई। और एक किसी हकाम के मुताबिक धुंध में कमी के धुंध में इजाफे के बायस जो हद निगाह थी वो कमी थी, जिसकी वजह से एयरलाइन इंतजामिया को और तमाम पायलट्स को आगाह किया गया कि लाहौर एयरपोर्ट पर लैंडिंग है वो नहीं की जाएगी, जिसकी वजह से लाहौर एयरपोर्ट है कल भी बंद रहा और आज भी तकरीबन 3 घंटे है वो लाहौर एयरपोर्ट बंद रहा। लेकिन उसके बाद मुझे ये बताइएगा एयरपोर्ट इंतजामिया की हिकमत अमली क्या होती है? इतनी देर अगर फ्लाइट ऑपरेशन जो है मुअत्तल रहता है तो जब दोबारा से बहाल होता है तो वहाँ तो बहुत ज़्यादा रश हो जाता होगा, किस तरह से फिर मैनेज किया जाता है? जी बिल्कुल है ना, जो एयरपोर्ट बंद होने की वजह से जो परवाज़ें हैं वो या तो फजा के अंदर ही चक्कर लगाती हैं या फिर उनको डाइवर्ट किया जाता है इस्लामाबाद की तरफ। तो उसके बाद जब वो परवाज़ें वापस लाहौर एयरपोर्ट आती हैं तो रश काफ़ी बढ़ता है, एक तो अमले की शॉर्टेज की वजह से और दूसरा जो मरकजी रनवे की मरम्मत की वजह से लाहौर एयरपोर्ट पर काफ़ी रश है वो देखने में नजर आता है। ना सिर्फ मुसाफिर बल्कि मुसाफिर को लेने आने वाले उनके अजीज़ कारब हैं तो वो भी लाहौर एयरपोर्ट पार्किंग में घंटों हैं वो फंसे रहते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी दूसरे का सामना है वो करना पड़ता है। और तकरीबन 1 साल कबल लाहौर एयरपोर्ट पर जदीद और स्टेट ऑफ द आर्ट पार्किंग जो स्टैंड है वो बनाया गया है और वो भी पार्किंग स्टैंड जो है वो जब 8 से 10 परवाज़ें एक मिनट में लाहौर एयरपोर्ट पर लैंड करती है तो वो पार्किंग स्टैंड जहाँ पर तकरीबन 4000 से ज़्यादा गाड़ियाँ लगाने की गुंजाइश है वो भी मुकम्मल तौर पर बढ़ जाता है और लोग जो हैं वो बाहर ही रोड के ऊपर अपनी गाड़ियाँ पार्क करने में मजबूर हो जाते हैं। तो फिर वक्त ओवरऑल मौसम की खराबी की वजह से जो एयरपोर्ट के ऊपर सूरत हाल है उसकी वजह से जो सफ़र है वो तमाम तो मुसाफिर ही कर रहे हैं और आने वाले और जाने वाले मुसाफिर एक तो घंटों फ्लाइट की ताख़ीर का शिकार होते हैं, दूसरी तरफ मनसूखी का मामला भी होता है या फिर अभी अपडेट्स ये हैं कि एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन बहाल है, ऐसा ही है सही? जी बिल्कुल, फिल वक्त एयरपोर्ट पर तकरीबन 3 घंटे बंद रहने के बाद एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन है वो बहाल कर दिया गया है। अब तमाम ठीक है जी, थैंक यू सो मच सईद। अपडेट आपको ये करना था, 3 घंटे बाद बंद रहने के बाद इस वक्त जो है फ्लाइट ऑपरेशन बहाल हो चुका है। हमने अपडेट पहुंचाई, अगली खबर भी हम डिस्कस करेंगे। हमने फिलहाल जाना है ब्रेक की तरफ, ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे और आपको बताते चलें कि जी नाज़रीन, आज दुख्तर मशरिक़ मुस्लिम दुनिया की पहली खातून वज़ीर आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की 14वीं बरसी मनाई जा रही है। उनकी सियासी खिदमात किसी से ढकी छुपी नहीं है, जिस तरह से उनकी सियासी बसीरत जिसकी वो हामिल थी पूरी दुनिया जो है इसकी मोतरफ़ है। तो उनकी सियासी खिदमात और साथ ही साथ उनकी शख्सियत किस कदर ज़बरदस्त शख्सियत की वो हामिल थी और फिर बहुत सारे लोग उनकी पर्सनालिटी के मोतरफ़ हैं।
तो आज उनकी बरसी के मौके पर बहुत सारी दुआएं उनके लिए हैं। खुसूसी तकरीबात का भी इनेकाद शहर लाहौर में भी किया गया है। आगे चल के आपको उसके हवाले से भी बताएं। जी नाज़रीन, हमें ज्वाइन किया है सीनियर तजियाकार हैं सलमान आबिद साहब, उन्हें खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सलमान आबिद साहब, क्या हाल चाल है आपके? जी सलमान आबिद साहब, आप तक आवाज़ पहुँच रही? जी जी, वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आज जैसा कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की 14वीं बरसी है, उनकी सियासी खिदमात को कैसे देखते हैं आप, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बेनज़ीर भुट्टो जो है वो बुनियादी तौर पे सिर्फ पाकिस्तान की सियासतदान नहीं थी, बल्कि उनकी एक आलमगीर शख्सियत थी बिलाशुबा, और बैनुल-अक़वामी दुनिया में बेनज़ीर भुट्टो को एक बड़े मुदब्बर सियासतदान के तौर पर तस्लीम किया जाता था। बदकिस्मती से जो उनकी शहादत है वो सिर्फ पाकिस्तान का नुकसान नहीं है, बल्कि मैं समझता हूँ एक आलमी सियासत के अंदर बेनज़ीर का ना होना भी एक बहुत बड़ा सानिया है। और जितनी उन्होंने डेमोक्रेटिक स्ट्रगल की है वो भी तारीख में रकम की जाएगी, क्योंकि उनको जो इक़्तिदार मिला वो किसी आर्टिफिशियल तरीके से नहीं मिला, बल्कि उन्होंने उसके जद्दोजहद की। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी के बाद से लेकर इक़्तिदार तक जब वो पहुंची हैं तो उसमें उनको कई तरह के मसाइब का सामना करना पड़ा, तकालीफ को सहना पड़ा, जेलें भुगतनी पड़ी, तशद्दुद का सामना करना पड़ा। तो उनकी एक भरपूर जिंदगी जो है वो एक पूरी स्ट्रगल के साथ जुड़ी हुई नजर आती है, और जिंदगी के आखिरी सांस तक वो स्ट्रगल करती हुई नजर आई, और वो स्ट्रगल करते हुए ही दुनिया से एक शहादत का रुतबा लेकर चली गई। सलमान आबिद साहब, सियासी बसीरत पर उनकी रोशनी डालिएगा। पहली खातून वजीर आजम का भी एजाज उन्हें हासिल रहा, तो सियासी बिल्कुल देखिए ना, उनके मद्दे मुकाबिल जो है वो नवाज शरीफ साहब थे। आप देखिए कि उनकी सारी सियासत जो है वो साजिशों के घूमती थी, इस्टेब्लिशमेंट के मरून मिन्नत थी। तो बेनज़ीर ने न सिर्फ नवाज शरीफ की साजिशों का मुकाबला किया, बल्कि इस्टेब्लिशमेंट की भी जो साजिशें थी उनके खिलाफ उसका भी मुकाबला किया। और एक जो उनकी सियासी बसीरत की जो सबसे बड़ी खूबी थी वो कल्चर ऑफ वायलेंस के खिलाफ थी। सियासत में किसी भी तरह से तशद्दुद के खिलाफ समझी जाती थी, और हमेशा से उन्होंने एक मफामत की सियासत को आगे बढ़ाया। आखिरी तौर पर आपको याद होगा कि जो वर्ड उन्होंने इस्तेमाल किया था रिकन्सिलेशन का, यानी मफामत की सियासत को मफामत के साथ, सियासत के साथ, जमहूरियत के साथ लेकर आगे बढ़ना, ये उनका एक मुतबराना किरदार था जिसको मुद्दतों याद रखा जाएगा। और ख़ास तौर पे उन्होंने पीपल्स पार्टी का एक नजरियाती तशख़्ख़ुस जो है उसको भी हमेशा से बहाल रखा, और ख़ुद को इस्टेब्लिशमेंट की सियासत से दूर रखा। मैं समझता हूँ कि वो एक ट्रू डेमोक्रेटिक लीडर थी, और उनका जाना पाकिस्तान की सियासत के लिए भी एक बहुत बड़ा सानिया था। बिल्कुल आपने सही फरमाया, बहुत बहुत शुक्रिया। सलमान आबिद साहब हमारे साथ मौजूद थे, और बिलाशुबा उनकी सियासी बसीरत के सभी लोग, जैसा कि सलमान आबिद साहब ने कहा, पाकिस्तान के लिए ना सिर्फ बल्कि पीपल्स पार्टी ना सिर्फ पूरे पाकिस्तान के लिए ये एक बड़ा खिला था। शाहिद सिपरा साहब, कैसे देखते हैं मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की खिदमत? देखिए, सबसे पहले तो हमें दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला उनकी आखिरत जो है वो संवारे और उनको जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। बिल्कुल ठीक सलमान साहब फरमा रहे थे कि उनके जो सियासी नज़रियात थे, और फिर मुझे याद है कि उनका एक नारा जो था कि चारों सूबों की जंजीर बेनज़ीर बेनज़ीर, बेसिकली यही था कि चारों सूबों को साथ लेकर चलना आज नहीं है। आज हमारी सियासी पार्टीज़ जो हैं, एक सूबे में एक उनका है, दूसरे सूबे में दूसरी जमात है, तीसरे में कोई और है, तो फिर उस तरह मामला चल रहे हैं। और फिर देखें, जब शहादत हुई, मुझे याद है उस वक्त मेरी जर्नलिज्म का अभी आगाज़ हो रहा था, मैं अपनी सहाफ़त अभी शुरू कर रहा था, तो उस वक्त उनकी शहादत हुई। और माल रोड पर आप देखें कि लोग किस तरह उनके लिए निकले, गवर्नर हाउस के सामने क्या हुआ, सब लोगों ने देखा, और उनका वो जलसा, और फिर इंतखाबात में आना, फिर आवाम के दिलों में ज़िंदा रहना, ये सारी चीज़ें जो थी एक सियासतदान के लिए बड़ी अहम होती हैं। और फिर ये जगह बनाना एक सियासतदान को बड़ा टाइम लगता है। जिस तरह इनके वालिद जो है उनकी फांसी के बाद जिस तरह जिक्र किया, देखिए बिल्कुल के पास एक बहुत बड़ा एजाज़ भी हासिल रहा कि पहली खातून वज़ीर आज़म हो रही। बिल्कुल इसी तरह है कि दुनिया में पहली जो मुस्लिम जो वज़ीर आज़म है पाकिस्तान की बनी। फिर जिस तरह जिक्र किया जाता है कि एस्टेब्लिशमेंट, और फिर अपनी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को साथ लेकर चलना। फिर जियाले जो आज जिनकी उम्र जो है वो काफ़ी हो चुकी है, लेकिन आज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ है। हालात जो भी हों, मैं लाहौर शहर का भी जिक्र करें, अभी हाल ही में जो इलेक्शन हुआ उसमें देख लें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो दोबारा आप अपने रास्ते की तरफ या इंतखाबात की तैयारियां कर रही है। तो यार सारी चीज़ें क्यों होती है कि भुट्टो ख़ानदान की जो कुर्बानियां हैं
पाकिस्तानी सियासत में या जमहूरियत में वो कभी फरामोश नहीं की जा सकती। बिल्कुल और इसी तरह उनकी शहादत जो है उस पर आज भी लोग अफसरदा हैं, और उस वक्त भी जब उनकी शहादत हुई और उस वक्त लोगों का जो रद्द अमल था, जिस तरह लोग घरों से निकले और उन्होंने इस वाक़े की मजम्मत भी की और सारी चीज़ें हुई, तो उससे भी उनकी मोहब्बत और प्यार जो है वह यहाँ था। चलिए जी, हम दुआ गो हैं कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के अल्लाह ताला दर्जात बुलंद फरमाए, जन्नत फिरदौस में उन्हें आला मकाम जो वो पहुँचाए। बिलाशुबा उनकी फ़ैमिली के लिए तो आज भी ये दिन जो है दुख का कम नहीं होगा, आज भी उनके दुख उसी तरह से ताज़ा होंगे, लेकिन अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए और उनको आला दर्जा अता फरमाए। हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद ज्वाइन करते हैं। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे और अभी आपको बराह रास्त लिए चलेंगे गुलाब देवी अंडरपास का, क्योंकि आज इफ्तिताह किए जाना है और इसके लिए तमाम तर इंतजाम जो है मुकम्मल कर लिए गए हैं। तैयारियां ऑलमोस्ट जो हैं वो इस वक्त जारी हैं। अभी मैं गुजर के भी आ रही थी तो वहाँ पर बैनर्स आवेज़ा किए जा रहे थे, जिस पर वज़ीर आज़म साहब और वज़ीर आला साहब की और डॉक्टर मुराद राज साहब की तस्वीरें आवेज़ा हैं। तैयारियां जो हैं ऑलमोस्ट आखिरी मराहिल में हैं। आज इफ्तिताह किया जाना है, इसकी कहाँ तक तैयारियां पहुंची हैं, टाइम क्या है, सीएम साहब खुद क्या इफ्तिताह करने के लिए पहुंचेंगे, इस पर हम अभी अपडेट्स लेंगे। हमारे रिपोर्टर वहाँ मौजूद हैं। शाहिद सिप्रा साहब, कितना अहम मंसूबा है, कैसे देखते हैं आप? ट्रैफिक मसाइल किस कदर आप हल होते देखते हैं? हमारा आना जाना तो यहाँ से लगा रहता है। देखिए बहुत ज़्यादा, ये फिरोजपुर रोड और फिर उसके बाद आगे आपका वाल्टन और फिर चुंगी अमर सिद्धू गज्जू मत्ता आगे कहना जो है ये अब गुंजान आबाद इलाके हो चुके हैं, और फिर मॉडल टाउन कचहरी, फिर उसके साथ पीको रोड से आप इस तरफ टाउनशिप की तरफ आते हैं। सारे बड़े हैं, सारे हॉस्पिटल वहाँ पे। इस सिग्नल का ख़त्म होना इंतहाई ज़रूरी था, इसको सिग्नल फ्री करना ज़रूरी था। अगर ना होता तो मेरे ख्याल में आज मुश्किलात होती। मेरे ख्याल में ये क्रेडिट पंजाब गवर्नमेंट को देना भी चाहिए कि चलें कोई ना कोई मंसूबा तो है, उन्होंने इसको पाया, तकमील तक पहुंचा। एक पहले शहबाज कलंदर अंडरपास है आपका फिरदौस मार्केट के पास, अब दूसरा ये अंडरपास जो है ये गुलाब देवी हॉस्पिटल के सामने बनाया गया है। आपने ठीक जिक्र किया है कि हॉस्पिटल के सामने अगर ट्रैफिक की रवानी बेहतर नहीं होगी और ट्रैफिक का जो सिग्नल था वो किस तरह ब्लॉक होता था, बिलखसूस जब कलमा चौक से आप मॉडल टाउन की तरफ या इस तरफ ट्रैवल कर रहे होते हैं तो उस वक्त ये जो लंबी लंबी लाइनें लगती थी। आज उसका इफ्तिताह हो रहा है, काफ़ी तारीखें दी जाती रही। की तैयारियां कहाँ तक पहुंची? हसनैन वहाँ मौजूद हैं, उन्होंने ज्वाइन कर लिया हमें। जी हसनैन, कहिएगा वक्त क्या मुकर्रर किया गया है इफ्तिताह करने के लिए? कौन कौन सी अहम शख्सियात यहाँ पर आएंगी और इफ्तिताह की तैयारियां कहाँ तक पहुंची हैं? जी, अब्दुस्तार एदी जो अंडरपास है वो मुकम्मल कर लिया गया है। बिलाखिर आवाम की सुनी गई है, जिनको बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना था इस अंडरपास की वजह से। फिरोजपुर रोड है, यहाँ पर गुलाब देवी हॉस्पिटल है, चिल्ड्रन हॉस्पिटल है, इत्तेफाक हॉस्पिटल है, अरफा क्रीम टावर है, और ये जो जितनी भी ट्रैफिक है अगर बात की जाए कैंची की, जनरल हॉस्पिटल की, या फिर चुंगी अम्मा सद्दू से लेकर आगे कलमा चौक जाना है या फिर किनार रोड पर चढ़ना है, तो उसके लिए ये बड़ी अहमियत का हामिल रोड है। इसके ऊपर ये जो अंडरपास तामीर किया गया है ये 4 माह की मुद्दत में 65 करोड़ और 92 लाख की लागत आई है इसमें, और 4 माह लगे हैं इसके ऊपर। तज़य्युन और राइश का जो मामला है वो अभी लटका हुआ है, काम अभी चल रहा है। जहाँ यहाँ पर मुलाजमीन हैं उनकी जानिब से पेंट का काम किया जा रहा है। यहाँ पर जो वॉल्स हैं अंडरपास के अंदर उनके ऊपर जो बीम्स हैं वो लगाए जा रहे हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर जो 7 मुल्हिका रोड है वो टूट फूट का शिकार है, बड़ी बुरी सूरत हाल है। तकरीबन कोई 2-3 फुट के यहाँ पर खड्डे पड़े हुए हैं। गवर्नमेंट की जानिब से आज इफ्तिताह तो किया जा रहा है, वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार करेंगे, वज़ीर हाउसिंग यहाँ पर आएंगे, उनकी जानिब से इफ्तिताह तो किया जाएगा, लेकिन ये लग नहीं रहा कि आज इस अंडरपास को आवाम के लिए खोल दिया जाएगा, क्योंकि अभी हम नीचे गए हैं, हम देख के आए हैं सारी सिचुएशन, यहाँ पर काफ़ी काम होने वाला बाकी है। जो मुल्हिका रोड है जी, जिसको आप सर्विस रोड भी कह सकते हैं, बाकायदा तौर पर जब इसके ऊपर कारपेट डाल दिया जाएगा तो ये मुकम्मल रोड बन जाएगा। अभी फिलहाल ये सर्विस रोड है, ये नामुकम्मल है, इसके ऊपर खड्डे पड़े हुए हैं और यहाँ पर जो ट्रैफिक है वो यहाँ पर सुस्त रवि का शिकार है। यहाँ पर जो गुजरने वाले हैं उनको मुश्किलात का सामना है। अगर बात की जाए इसके ऊपर यू टर्न है, सिग्नल फ्री करके इसके ऊपर यू टर्न बनाया गया है। जो यू टर्न है उसके ऊपर जो कारपेट है वो नहीं डाला गया जी, उसको तकरीबन 2-1 फुट का होगा, 1.5 से 2 फुट का जो खड्डा है उसको आप खड्डा कह सकते हैं, वो आज बहाल नहीं किया जा सकेगा। उसको बहाल करने के लिए उसके ऊपर कारपेट डालना है और उसकी जो बहाली का काम है बहुत बहुत शुक्रिया। हसनैन हमारे साथ मौजूद थे। अभी इफ्तिताह किया जा रहा है ट्रैफिक के लिए, तो उसको अभी ऑपरेशनल नहीं किया जाना, तैयारियां साथ साथ जारी रहेंगी। क्या कहेंगे? आपने हसनैन की गुफ्तगू भी सुनी, अभी वहाँ पर मसाइल हैं अच्छे खासे, तो ये कुछ जल्दबाजी वाला काम नहीं लग रहा?
नहीं, मेरे ख्याल में आज इफ्तिताह होगा तो खोल भी दिया जाएगा। उसकी वजह मैं आपको बता दूं, जिसका ये जिक्र कर रहे हैं जिस रोड का, वो अभी चूंकि वो डाइवर्ट की हुई है ट्रैफिक आप लोगों ने वहाँ पे, और वो डाइवर्ट करके जहाँ से आपने 4 महीने तक मुसलसल ट्रैफिक को गुजारा है, तो वो ऑटोमेटिकली वो सड़क टूट फूट का शिकार तो होगी। और फिर अगर आप मुरम्मत करना है, कारपेटिंग करनी है या उसको दोबारा तामीर करना है, तो उसके लिए ट्रैफिक को तो आपको किसी दूसरी जगह मुंतकिल करना होगा। ये क्या होगा कि आज इफ्तिताह होने के बाद मेरा अपना ख्याल है कि अंडरपास को खोल दिया जाएगा, क्योंकि पहले जो शहबाज कलंदर अंडरपास था वो भी इसी तरह था कि उसकी कारपेटिंग हुई, वो मुकम्मल हुआ, लेकिन तज़ीनो है वो बाद में होती चली रही और आहिस्ता आहिस्ता होती रही। मेरे ख्याल में खोल देना भी चाहिए। अब बहुत सारी मुश्किल है, लोगों को ट्रैवल करने के लिए या मॉडल टाउन का रास्ता अपनाना पड़ता है या फिर घंटों उसी लाइन में लगकर जो है आप फिरोजपुर रोड से गुजरते हैं। तो ये यू टर्न का है, अगर वहाँ पे अगर कोई चीज है तो वो भी हो जाएगी, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, लेकिन अवामी सहूलत के लिए खुलना चाहिए। हम 11 बजे आपको एक बार फिर से अपडेट करेंगे तैयारियां कहाँ तक पहुंची हैं और टाइम क्या है, एक बार फिर से हम 11 बजे यहाँ से अपडेट्स लेंगे। अभी हमें नाज़रीन ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद ज्वाइन करते हैं। अपडेट हमने शेयर की, अब कुछ बात कर लेते हैं। कल जो इलेक्शन का मेला सजा, खासी हमने गहमा गहमी देखी। प्रेस क्लब इंतखाबात की मैं बात कर रही हूँ, शायद सिप्रा साहब कल वहाँ पर सारा दिन मौजूद रहे। कैसा मुकाबला था, किस तरह का कल सारा वो मेला था? देखिए, इस दफ़ा तो कंपटीशन ज़्यादा था। इस दफ़ा कोई इलेक्शन जो है उसकी हवाओं का रुख बदला हुआ था। फेस्टिविटी का समा था, मैं खुद वहाँ पर वोट कास्ट हाँ, आप शाम में आई हैं, देखें कितनी बड़ी तादाद में लोग वहाँ पर आए। तो उसकी क्या वजह थी कि पहले ये होता था कि 2 ग्रुप्स जो है आपस में मद्दे मुकाबिल होते हैं, अब इस दफ़ा 4 ग्रुप्स आपस में मद्दे मुकाबिल थे और इवन जो प्रेसिडेंट की सीट थी उस पर 5 कैंडिडेट थे। अब 5 कैंडिडेट्स को आपने सपोर्ट भी करना है, वोट भी करना है। फिर ऊपर जनरल सेक्रेटरी के देखें, उसके लिए भी 4 कैंडिडेट्स जो हैं मैदान में हैं, उनके लिए बड़ी तादाद में साफ़ी है। कल देखें बारिश हुई, लास्ट ईयर भी बारिश हुई थी, मौसम लेकिन ज़्यादा सर्द हुआ था, लेकिन इस साल भी बारिश हुई, लेकिन मौसम उस तरह सर्द नहीं हुआ। बहुत बड़ी तादाद में वोटर आए, लेकिन अब ऐसा होना तो नहीं चाहिए था, लेकिन हो गया कि वोटिंग जो गिनती का अमल है वो रोक दिया गया है। आर्जी तौर पर कुछ इस तरह की बातें सामने आई हैं कि कहीं वोट जो हैं वो गायब किए गए हैं, कहीं पर इस तरह नज़र आ रहा है, कुछ इस तरह की इतलात भी आ रही हैं कि कुछ ऐसे वोट निकले हैं जहाँ पर सिर्फ 2 कैंडिडेट जो हैं उनको वोट दिया गया है, बाकी जो कैंडिडेट्स हैं उनका नहीं। और ये बहुत बड़ी तादाद में वोट इस तरह के निकले हैं। तो इस तरह के अब धांधली का मामला, धांधली के इल्ज़ामात जो हैं सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ चीज़ें आ रही हैं, वीडियोज़ आ रही हैं कि रात की तारीखी में जो रिज़ल्ट्स हैं उनको बदलने की कोशिश की गई। फिर साथ में धुंध का जो सियालकोट वाक़या हुआ था हुकूमत का, उसका साथ में कहा जा रहा है कि प्रेस क्लब पर भी धुंध छाई रही। ये होना नहीं चाहिए। देखें, हम लोग वो हैं, साफ़ी वो लोग हैं जो हमेशा हुकूमत का इलेक्शन हो या किसी और ऑर्गेनाइजेशन की बात हो, हम लोग तनकीद भी करते हैं, उनको सपोर्ट भी करते हैं, उनकी खामियाँ कोताहियाँ और उनकी अच्छी चीज़ें जो हैं उसको सामने लाते हैं। और वही कम्युनिटी जब उनका अपना इलेक्शन हो, अगर उसमें इस तरह की चीज़ें आ जाएँ तो मेरे ख्याल में बड़ा मुश्किल हो जाएगा जो सहाफ़ती जो बरादरी है इसका सर्वाइवल और उनका आगे चलना। देखें, पहले अपना ज़मीर, अपनी चीज़ें जो है उनको क्लियर करना पड़ता है, अपने अंदर के जो मामलात हैं उनको चीज़ों को सामने रखकर एक जब अपने आप में शफाफियत आएगी तो फिर आप किसी को क्रिटिसाइज भी कर सकेंगे। 1 मिनट है, इन इलेक्शंस की अहमियत क्या है? क्या ये वाकई ही सहाफ़ी कम्युनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए बहुत ज़रूरी है ये इलेक्शन? देखें, बिल्कुल इसमें देखें, एक कम्युनिटी है, उनका एक हब है, उनके पास एक स्टेशन है जहां पर वो अपने रुदाद लेकर जा सकते हैं। बहुत सारे ऐसे फंड्स हैं जो हमारे साथी जो है वो इस दारे फ़ानी से कूच कर गए, उनकी फैमिलीज़ को सपोर्ट है। उसके बाद इंश्योरेंस के मामलात हैं, कुछ उनके पैसे हैं वो उन तक पहुँचते हैं। फिर दूसरी बिलखसूस जो हमारा हाउसिंग सोसाइटी का मामला है कि आपको घर या प्लॉट जो है वो मिल जाना, ये बड़ा अहम है। मेडिकल की फैसिलिटीज़ तो होती हैं, लेकिन हमारे यहाँ वो चीज़ें उस जो आम साफ़ी है, जो गरीब आदमी है, उस तक पहुँचती नहीं है, जिसकी वजह से तनकीद का निशाना भी बनाया जाता है, सवालात भी उठाए जाते हैं। तो मेरा ख्याल में इतने अहम मामलात हैं तो इनका शफाफ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसका हमें इंतजार भी रहेगा। रिजल्ट्स जब आएंगे तो आपके साथ शेयर भी कर देंगे। थैंक यू सो मच शाहिद सिप्रा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हेडलाइंस जानिए, फिर आपको ज्वाइन करते हैं। स्टूडियो में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करने वाले हैं, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि पंजाब का बल्दियाती निज़ाम जो है 31 दिसंबर को तहलील होने वाला है।
MCL की कारकर्दगी क्या रही, किस तरह से मेयर साहब कोशिशें करते रहे, शहर के छोटे छोटे मसाइल हमने देखा, बावजूद कोशिशों के हमें नज़र आते रहे, लोग शिकायतें भी करते रहे, क्या वजूहात थी और अब ये तहलील होने के बाद क्या किरदार होगा, मेयर साहब की अगली हिकमत अमली क्या होगी, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मेयर लाहौर कर्नल रिटायर्ड मुबश्शिर जावेद साहब मौजूद हैं। अपने मेहमान को खुशामदीद कहें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आज आपने हमें बुला लिया। आपके वक्त का भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ज़रूरी था आपको बुलाना, क्योंकि अब हम जानने वाले हैं कि MCL से जो काम होने चाहिए थे वो नहीं हो पाए। लोगों के छोटे छोटे मसाइल, सड़कों के पैचवर्क की बात कर लें, स्ट्रीट लाइट्स की बात कर लें, बहुत सारे मसाइल रहे, उस पर हम आएंगे। लेकिन सबसे पहले तो ये बताइएगा, अब जैसा कि 31 दिसंबर को ये निज़ाम तहलील हो जाएगा, क्या हिकमत अमली होगी आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात लंबी है, ज़रा आपके पास वक्त कम होता है। ये प्रोग्राम जो है ना लोकल गवर्नमेंट्स का, ये शुरू से ही डगमगा रहा है पाकिस्तान में। और परवेज़ मुशर्रफ वाला जो 2001 में बना था वो 4-5 साल चला और उसके बाद जो है वो ख़त्म हो गया। और 2013 में हमारी पार्टी को ये शर्फ हासिल हुआ कि उन्होंने 2013 का एक कानून बनाया और 2015-16 में इलेक्शन हुए और 1 जनवरी 2017 को हमने अपनी जो थी जिम्मेदारियां संभाल ली। जब एक लंबा अरसा सरकारी मुलाजमीन कोई निज़ाम चलाते हैं तो वो पब्लिक उससे दूर हो जाती है, उन्हें पता नहीं होता कि अब हमने क्या करना है, हमारे राइट्स क्या हैं। इवन जो हमारे लोकल गवर्नमेंट के लोग होते हैं, इलेक्टेड लोग, वो भी शशोपंज में होते हैं। वो कहते हैं यार वो परवेज़ मुशर्रफ वाला दौर बड़ा अच्छा था, उनको अच्छा लगा था क्योंकि मार्शल लॉ थी। और मार्शल लॉ में जो होता है ना, एक वक्त एक शख्स की अमरियत होती है, हकमियत होती है, वो जो मर्जी फैसले करता है और उसने पॉपुलैरिटी गेन करनी होती है। वो लोकल गवर्नमेंट्स को वही लोग मजबूत करते रहें, फौजी लोग ही। अब ये बाकायदा कानून बनकर आया था, तो इसमें लोगों को पहले ट्यून अप होने में टाइम लगे, रूल्स ऑफ बिजनेस बनाने में 6 महीने लग गए। और उसके बाद जब है हम लेकर चले अपने आप को, तो अभी हमने टेक ऑफ किया, सड़कें बनानी शुरू कर दी, गलियां बनानी शुरू कर दी। गवर्नमेंट से 3-3 लाख रुपया UC चेयरमैन को मिलता था, मैंने करोड़ों की स्कीमें देनी शुरू कर दी। उसमें हम स्कीमें अप्रूव कराते थे। गलियां शलियां जो एक अरसे से बनी थी और फिर टूट टाट गई थी, उनके ऊपर बहुत काम होने लगा। चीफ मिनिस्टर साहब ने मुझे चेयरमैन बना दिया सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का। इस तरीके से पार्किंग कंपनी जो है उसको हमने इफेक्टिव किया। तो वो सारा सिलसिला जो है ना अब टेक ऑफ होना शुरू हो गया, लोगों को इत्मीनान हो गया। ये जो लड़ाई झगड़े, डाइवोर्स केसेस, वापडा उसको नादरा को लिंक कर दिया गया कारपोरेशनों के साथ और उधर से ही वो इशू होने लग गए, बर्थ सर्टिफिकेट्स, डेथ सर्टिफिकेट्स। तो ये सारी चीज़ें हो रही थी। तो 25 जुलाई को हम नया इलेक्शन आ गए, हम तो वहीं रहे, ऊपर PTI की हुकूमत आ गई। अब उनको ये गवारा नहीं था कि ये लोगों को इस तरह सर्विस करें, डिलीवरी दें, और उन्होंने हमें और कोई थोड़े अरसा बर्दाश्त किया। जुलाई में आया और मई में उन्होंने हमें फारिग कर दिया। फिर हम कोर्टों में चले गए। तो अब फिर वही दोबारा सरकारी अफसरान। सही। जब अब 30 महीने के बाद अब आए तो आप हैरान होंगी कि लाहौर में हज़ारों की तादाद में बच्चे बच्चियों को तलाक के सर्टिफिकेट्स नहीं मिल रहे थे। सही। और मैं आपके प्रोग्राम में ये बार बार कहता रहा हूँ। और हज़ारों की तादाद में इन 2 महीनों में हमारे लोगों ने ये केसेस सॉर्ट आउट किए। मेरे दफ्तरों में लोग आते रहे। सही। तो सरकारी मुलाजमीन का, जिसको मैं एडमिनिस्ट्रेटर कहते हैं, उनमें और लोकल गवर्नमेंट जो कि पब्लिक की, आवाम की इलेक्टेड लोग आते हैं, देयर इज अ हेल ऑफ अ लॉट डिफरेंस। और अब एक दफ़ा फिर 31 के बाद आइन शिकनी करते हुए हुकूमत पंजाब आर्टिकल 140 के अंदर 2 हिस्से हैं, 140A की सरीहन खिलाफ वर्जी करते हुए बगैर इलेक्शन कराए, अभी दूर दूर पता नहीं है, तो इन्होंने फिर मुंतखब नुमाइंदों को, जबकि हमारे 30 महीने इन्होंने गासब किए, हमारे अवाम के हकूक के ऊपर मौजूदा हुकूमत ने डाका डाला। नहीं देखें, इन्होंने 30 महीने हमारे ज़ाया किए। असूल तो ये था कि हम हाई कोर्ट में गए तो इसको कंटिन्यू करते चलें। 30 महीने नहीं हम कहते, जब तक इलेक्शन नहीं अनाउंस हो जाते, शेड्यूल नहीं आ जाता, उस वक्त तक हम चलते, क्योंकि हमारा टाइम इन्होंने खाया। जब किसी के घर डाका डलता है ना तो पुलिस कहती है कि बंदा पकड़ा गया, तो उसके बाद जिसको माल घर से चोरी हुआ था ना वो भी वापस लाना होता है। तो इन्होंने हमारा डाका तो एडमिट कर लिया, डाका तो एडमिट कर लिया,
इल्ज़ाम तो हुकूमत पे लग गया कि आपने गलत किया, मगर वो जो हमारी खिदमत का वक्त हमसे चुराया गया वो भी तो वापस लेना हमारा हक था ना, हमें मिलना चाहिए था। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि अभी 31 दिसंबर को हमारा टाइम जो अगर ख़त्म हो रहा है तो उसमें से 30 महीने मौजूदा हुकूमत ने खाए हैं, तो दे शुड हैव कंटिन्यूड अस, इलेक्शन अनाउंस कर देते क्या और हमें फर्क कर देते। अब आपने खासी डिटेल में बता दिया, आपने ये भी कह दिया कि इनको आपको कंटिन्यू रखना चाहिए, वो जो टाइम इन्होंने ज़ाया किया वो टाइम आपको देना चाहिए। अब अगर ये तहलील हो जाते हैं इसके बाद की आपकी हिकमत अमली क्या होगी? देखें, हम पंजाब में लाहौर हाई कोर्ट में गए हुए थे, तो कोई 10-12 दिन हो गए, हमारी यही प्रे थी, अदालत ने नहीं मुनासिब समझा, हमें टाइम नहीं दिया। उसके बाद एक इंट्रा कोर्ट अपील होती है, सही, वो अभी बनवा के आ रहा हूँ, सही, कल हम वो दायर कर देंगे। यानी आप अपने हकूक की जंग लड़े? मैं अपना हकूक नहीं, ये अवाम का हकूक है, फंडामेंटल राइट्स हैं, वोटर तो वो है। आपने अवाम के हकूक की बात की, तो अपने पूरे टेन्योर में कैसे देखते हैं, आपने किस तरह से अवाम की खिदमत की, MCL की कारकर्दगी कैसी रही? मैं सिर्फ एक छोटी सी मिसाल दूंगा सर्विस डिलीवरी की, कि जब हमें ये 30 महीने पहले इन्होंने तोड़ा तो उस लाहौर की 97% स्ट्रीट लाइट्स जो है वो ऑन थी, पैच रिपेयर मुसलसल हो रही थी, गलियां वगैरह हर चीज़ बन रही थी। 1 अरब 30 करोड़ रुपए का हमने प्रपोजल बनाकर भेज दिया था। पूरे लाहौर की हर यूसी में तकरीबन 50-50 लाख का काम हो चुका हुआ था, 50-50 लाख का और हमने करवाना था, हालांकि एक यूसी में ये बहुत कम रकम है। उसके बावजूद वो जो सहूलतें लोगों को घरों में मिल रही थी, स्ट्रीट लाइट्स चल रही थी, रास्ते पुख्ता हो रहे थे, डेथ बर्थ सर्टिफिकेट्स वगैरह जो है वो चल रहे थे, डिवोर्स केसेस हुए, कानून के मुताबिक मुसालती कमेटियों के जो सरबराह थे वो थे यूसी चेयरमैन, तो वो सारा सिलसिला चल रहा था। दिन ब दिन सर्विस डिलीवरी बेहतर हो रही थी। मैं हर चौथे 5वें दिन जो है चीफ मिनिस्टर साहब शहबाज शरीफ साहब की हिदायत के ऊपर एज अ मेयर पूरे जो सर्विस डिलीवरी डिपार्टमेंट्स हैं, इवन कमिश्नर, वासा, PHA, इन सारों को लेके हम पूरे लाहौर में चलते थे। लाइकवाइज पूरे पंजाब में जो मुंतखब नुमाइंदे थे वो अपने अपने शहरों को, कस्बों को, मोहल्लों को देख रहे थे। द पीपल स्टार्टेड फीलिंग कंफर्टेबल। आप भी ये कहती रही हैं कि आप लोगों का बहुत काम करते हैं, बट कहीं ना कहीं तो रह जाती है ना चीज़। अच्छा, ये कहिएगा मेयर साहब, क्या वजह है कि तरक्याती बजट से ज़्यादा गैर तरक्याती बजट जो है वो रिलीज होता है? वो तो अभी भी है। सही, देखें, तकरीबन 3,500-4 हज़ार मुलाजमीन हैं MCL के। अच्छा, ठीक है, उनकी तनख्वाहें भी देनी है और उसके बाद उनकी पेंशन्स भी हैं, सही, बिजली के बिल हैं, गाड़ियों का फ्यूल है, तो ये सारी चीज़ें जो है ना, इससे मिले जुले जो काम है ये गैर तरक्याती कामों में आते हैं। अब ये बर्डन जो है ना हमारे एक्सचेकर के ऊपर बहुत बड़ा है। हम उसको यूँ कहते हैं कि हमारे दौर में जब हम लोग आते हैं तो मेयर के पास या डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन के पास एक गाड़ी होती है और वो ट्राई करता है कि उसकी जो सबॉर्डिनेशन है, जो कि टुटियाँ भजियाँ गड्डियाँ लेके फिर रहे हैं बेचारे जो हमारे म्यूनसिपल ऑफिसर्स हैं, उसमें ये खर्चा बहुत कम होता है, गैर तरक्याती। और अब जब आ जाते हैं अफसरान, तो ये मैं किसी एक बंदे को टारगेट नहीं कर रहा, ये रूटीन है पाकिस्तान की और तकरीबन हर सूबे में ऐसे है कि जो कमिश्नर है वो एडमिनिस्ट्रेटर बन जाता है या डिप्टी कमिश्नर। अभी आप लाहौर में ही देख लें, जब कमिश्नर साहब गुजरते हैं वो 3-4 गाड़ियों में गुजर रहे होते हैं, डिप्टी कमिश्नर भी इसी तरह गुजरते हैं। तो जब वो एडमिनिस्ट्रेटर होंगे तो जब नीचे वाले अफसर हैं ना जी, जो कारपोरेशनें चला रहे हैं, वो उनकी भी अय्याशी हो जाती है। क्यों? कि पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव उनको चेक नहीं कर रहा, अवाम खब नुमाइंदा उनको चेक नहीं कर रहा। उनका जो बजट है और जिस तरीके से हमने हाउस में से अप्रूव करवाना होता है, अपने इलेक्टेड हाउस जो कॉरपोरेशंस के होते हैं, उनको कोई चेक करने वाला नहीं है। हमारी जवाब तलबी करती है सूबाई हुकूमत, उनको कोई नहीं, क्योंकि हुकूमत तो वो खुद है। अभी अगर 2021 का इनका कानून पढ़ लें तो कि 50 से ज़्यादा दफ़ा सेक्रेटरी का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। और अब जो कानून है अगर उसके ऊपर आप बात करेंगी तो वो भी एक बहुत बड़ा तफसील है। तो बहरहाल ये ब्यूरोक्रेट्स जो हैं ये फिर इंजॉय करते हैं, सरकारी मुलाजमी नीचे भी जो इंजॉय करते हैं। हमारे ऊपर ये 2 महीने 2.25 महीने ये कदगन रही कि डेली AC साहब, DC साहब, कमिश्नर साहब मेरे म्यूनसिपल अफसर्स को बुलाते थे। हमारा चीफ ऑफिसर अभी इन्होंने अपनी मर्जी का नया पोस्ट करवाया, वो सारा दिन कमिश्नर ऑफिस में बैठा रहता, उसका कसूर नहीं है। उसे ये पता है कि मैं अगर जनाब के दरबार में पेश ना हुआ तो हो सकता है मेरा कल मुजफ्फरगढ़ या अटक तबादला हो जाए। सही, हम यहीं से
ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। मेयर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। मेयर साहब कहिएगा, अब तक लाहौर का कौन सा ऐसा मेगा प्रोजेक्ट है जो आप लोगों ने शुरू किया, उसको पाया तकमील तक पहुँचाया? देखें, एक जो है ना हमारा वो बिल्कुल ज़रूरत भी है, हमारा बेबी भी है कॉरपोरेशन का, क्योंकि जो पार्किंग कंपनी है वो हमारी सब्सिडी है। लाहौर में पार्किंग प्लाजाज नहीं है बिल्कुल। तो हमने एक जगह मुंतखब की थी, उसका डिज़ाइन हो गया था, हॉल रोड के बाहर सारा कुछ मुकम्मल था। तो एक टीवी चैनल वाले ने पूछा जी कि आप उसको एक्सिक्यूट करेंगे? मैंने कहा यार 2 महीनों में तो सारी जो डॉक्यूमेंटेशन है ना, गो कि हमारे पास डिज़ाइन तैयार है पार्किंग प्लाजे का, वो हम अगर हमें आगे टाइम मिल जाता और हमें पता होता कि हमारे पास तकरीबन 6 महीने हैं तो हम उसको आधे से ज़्यादा कंप्लीट कर लेते। उसके बाद मछली मंडी जो है लाहौर में बनी हुई है, वो बड़े अरसे से लोगों का वहाँ मसला है शहर में लुहारी के सामने, वो एक बहुत ही डिमांडिंग चीज़ है। फिर अभी आते ही मैंने एक नया कॉन्सेप्ट, तो ये पुराना है कि जितनी लाहौर में रेहड़ियाँ हैं उनको हम प्लान किया कि इनको एक ही लाइन में खड़ा करें और इनको नंबर कर दें, और इंस्टेड के ये रोज़ पुलिस को, कारपोरेशन के इंस्पेक्टरों को और मुख्तलिफ लोगों को, कोई 200 ले जाता है, कोई फ्रूट फ्री ले जाता है, कोई इनकी रेहड़ियाँ उल्टा दी जाती है, तो एक लाइन लगा दें और इनको नंबर दे दें। वो नंबर की हमने स्कीम भी बना ली, हमने उसका स्पेसिमेन भी दिखाया, कोर्ट में एक दिन बात हो रही थी। तो ये सारी चीज़ें जो थी ना, ये बहुत ज़रूरी हैं और ये अर्जेंटली रिक्वायर्ड हैं ताकि ट्रैफिक फ़्लो जो है बेहतर हो और पार्किंग प्लाजाज बने, उससे भी ट्रैफिक फ़्लो बेहतर हो। सड़कों पे आप देखें बेहंगम पार्किंग है, लाहौर जो है ना तकरीबन अनमैनेजेबल होता जा रहा है बहुत सारी चीज़ों में। तो ये सारी चीज़ें जब तक लोकल गवर्नमेंट्स नहीं होंगी वो ये नहीं हो सकती, इसलिए कि लोकल गवर्नमेंट्स महल्लों में से आती हैं ना, तो हर एक बंदे को जवाब दें। बीडन रोड पे भी यूसी है, उसके बाद जो है वो जलो में भी यूसी है, बसीन एक गांव है बॉर्डर पे, उधर भी यूसी है, मांगा मंडी में भी यूसी है। तो वैरायटी है, इलेक्टेड लोग हैं। अब जो कमिश्नर या डिप्टी कमिश्नर होता है वो 4 गाड़ियों के जुलूस में निकलता है, 2 मिनट उधर खड़ा होता है, सफाई का जायजा ले रहे हैं और जाके दफ्तर, वहां कोई चिड़ी नहीं पर मार सकती। मोहल्ले वाला जो यूसी का चेयरमैन इलेक्टेड है या मेयर है, उसके दरवाजे खुले होते हैं, उसको पता मैंने वोट भी लेना है, बंदों को भी पता है कि हम इसका गिरेबान पकड़ सकते हैं। तो अगर इनको कंटिन्यूसली चलने दिया जाए तो ये जितनी सर्विस डिलीवरी है चीज़ें ये दिन ब दिन इम्प्रूव करेंगी। और मगर अभी तो हुकूमत ने जो कानून बनाया वही ऐसा बना दिया है कि सेक्रेटरी जो है महकमे का वही तकरीबन उसका हेड होगा। ये अगर इलेक्ट होकर लोग आ भी जाते हैं, एक उसकी मिसाल देता हूँ कि अगर कोई मेयर या डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन किसी महकमे की वो कहते हैं ना जी हर महकमे के ऊपर इनका कंट्रोल होगा, वो किसी महकमे की कारकर्दगी से मुतमईन नहीं है तो उसका रेफरेंस वो बनाकर भेजेगा डिप्टी कमिश्नर को, डिप्टी कमिश्नर उस पर गौर फरमाएंगे और सजा जजा वो तयन करेंगे और वो देंगे। अगर वो नहीं देता तो इट विल गो टू द सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट। तो भाई फिर ये इलेक्टेड लोग किस लिए? अगर आपने ब्यूरोक्रेसी को ही ऊपर बिठाना है तो वो फिर सर्विस डिलीवरी कैसे होगी? हर चीज उनके हाथ में, आपके हाथ में सजा जजा सर्विस डिलीवरी की आपने बात की तो मुझे बताइएगा, सड़कों के पैचवर्क तो हमें अभी भी नजर आ रहे हैं होने वाले, हमें अभी देखिए मैंने जैसे आपसे अर्ज किया ना कि इतना बड़ा शहर है, अब जब मैंने टेक ओवर किया था तो तकरीबन 700 ड्रम, क्योंकि टनेज वगैरह में लोगों को समझ नहीं आती है, वो हमारे पास थे 600-700 और आज मेरा ख्याल है 10 या 15 होंगे आज जो काम हो रहा है लाहौर में। और ये कुछ भी नहीं है, पीनट है। उसके बावजूद हमने कोशिश की कि जो ज़रा ज़्यादा इंथुजियास्टिक चेयरमैन है वो हमारे पीछे पड़े हुए थे, उनको भेज दिया, वो तो हमने भेज दिया। अब मशीनरी का लेवल इतना कमजोर और पुअर हो चुका है कि इन 2 महीनों में 1 महीने जो प्लांट बनाता है, जो मटेरियल जो जाके सड़क पे डालना होता है वो खराब था, वहां जो रोलर्स है वो कारपोरेशन के खराब है, जो उधर ट्रैक्टर जाने हैं या जिस डंपर के ऊपर जाना है उसकी अगर कैपेसिटी 6 टन उठाने की सामान की वो 2 टन उठाता है। तो इसकी तरफ बिल्कुल तवज्जो नहीं है। एक बहुत लंबा प्रोसीजर है जिसको अडॉप्ट करना पड़ता है। ब्यूरोक्रेसी के लिए गाड़ियां खरीदनी हो तो जनाब सीएम के पास समरी जाती है, आप रोज़ अखबार में पढ़ते हैं 6 गाड़ियां आ जाओ, 60 गाड़ियां आ जाओ, 200 गाड़ियां, और वो बिक भी जा भी रही हैं। तो अगर जब तक इस सिस्टम को कंटिन्यू नहीं रखा जाएगा, पूरी दुनिया की तरह आप देखें फ्रांस में कितनी जल्दी जल्दी हुकूमतें बदल जाती हैं, कनाडा में भी पिछले 5 साल में, मगर उनकी जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं ना वो नहीं बदलती, वो अपना टाइम प्रेस्क्राइब टाइम पूरा करती हैं। एक कंटिन्यूटी का सिलसिला जारी रहता है जिसकी वजह से वो कौमें और भी बहुत सारे अवामल हैं
बहुत आगे निकल गई हमसे, बट पब्लिक की जो सेटिस्फैक्शन और सर्विस डिलीवरी है ना, उसमें इतना ज़्यादा हम पीछे रह गए हैं कि हम उन्हीं झमेलों से नहीं निकलते तो हमने तरक्की का सफ़र जो है वो कैसे तय करना। बहुत मुश्किल होगा। अच्छा, अब लोग ये भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि हर किसी को वो इख्तियार की एक जंग पड़ी है, अपने लिए कोशिशें की जा रही हैं, वो चाहे MCL है, वो चाहे दीगर डिपार्टमेंट है, आवाम की कोई नहीं सोच रहा। इन 30 महीनों में मैंने आके जो वापस देखा है ना कि इतनी तबाही हुई है, अब महकमे बर्बाद हुए हैं। देखे ना, ये बहुत बड़ी मिसाल लें। मियाँ नवाज शरीफ साहब के परसों वो थी सालगिरह थी, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह की थी, तो उसमें हमारे जो एक्स स्पीकर है मौजूदा MN अयाज सादिक साहब ने कहा कि मियाँ साहब आ रहे हैं। 3 दिन से आप देखें कि दुआई पड़ी हुई है टेलीविजनों पे, भाई वो सजा कैसे ख़त्म हो सकती, वो कैसे आ सकते हैं, एक मुजरम कैसे आ सकते। और रात को पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला साहब का ज़रा बयान देंगे कि इमरान साहब के सर के ऊपर से हाथ नहीं हटा, वो नहीं जा रहे। व्हाट इज़ दिस स्टेटमेंट? किसका हाथ है? हम क्या पाकिस्तानी नहीं है सारे? हम किसको क्या जस्टिफिकेशन दे रहे हैं? क्यों हम इतराफ कमजोरी कर रहे हैं कि हमारे ऊपर किसी का हाथ हो? किसी का हाथ नहीं है, सिर्फ नीयतों में फतूर है। अवाम को उनका हक नहीं दिया जा रहा। महंगाई की से मुल्क तबाह हो गया है। जो आपने फॉरेन डील्स करते हैं, और क्या आपको पता है कि जब रुपया इतना डी वैल्यू, और अगर आपने किसी दुनिया के मुल्क से कोई चीज़ खरीदनी है, आपकी कमिटमेंट हुई है लेट से $10 लाख में, आपने $20 लाख पे ले गया ना, बजट जो सारा वो रुपयों में बनता है। तो ये चीज़ें जो है ना, ये देखने की हैं। इस तरीके से लोगों को आगे लेकर चलना है। जो जिसका काम है वो करे, बगैर किसी खौफ व खतर के करे, किसी का सहारा ना ढूंढे, और लोकल गवर्नमेंट्स को बगैर किसी तात्तुल के चलने दे। उम्मीदें खो बैठे हुए हैं, जिस कदर परेशान है, मिस मैनेजमेंट की। यू आर राइट। मैंने आपसे कहा ना, ये मिसाल मैंने दी ना, तो महकमे खत्म हो चुके हुए हैं। मेयर का ऑफिस 30 महीने गैर आबाद रहा। जब कोई ऑफिशियल फंक्शन होता था या कोई ऑफिशियल ऐसी रिक्वायरमेंट होती थी, कमिश्नर चूंकि एडमिनिस्ट्रेटर लगता है वो आ जाता था। अदरवाइज आप आज भी जाके देख लें, जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन पूरे पंजाब की और लाहौर में, तो मैं खुद हूँ, 11 बजे रूटीन बन गई हुई थी। जब मैं आया हूँ 11 बजे आते थे सरकारी मुलाजमीन और 2 बजे वापस। क्यों? उनको कोई चेक करने वाला नहीं, वहाँ कोई चिड़ी नहीं फड़क सकती। हम लोग बैठे होते हैं तो वहाँ रश लगा होता है, 20, 25, 30 आदमी तो हर वक्त मेरे दफ्तर में बैठे रहते हैं। आप जरा कमिश्नर जो कि एडमिनिस्ट्रेटर बन जाएगा अभी, तो आप जरा जाकर मुझे उसके दफ्तर में दिखाएं ना। सही। अच्छा, अब वक्त कम है, मैसेज लाहौरियों को क्या देना चाहेंगे आप? मैं यही कहूँगा, बार बार मैं ये कह रहा हूँ कि जो भी हुकूमत है पाकिस्तान में, नंबर 1 आइन की पासदारी। लोकल गवर्नमेंट जो है वो आइन के सेक्शन आर्टिकल 140 के अंडर आती हैं, जो कहता है कि मुंतखब नुमाइंदे लोकल गवर्नमेंट चलाएंगे और उनको इख्तियारात इंतज़ामी, माली और सियासी डिवॉल्व किए जाएंगे। दिए नहीं जाएंगे, डिवॉल्व किए जाएंगे विद अथॉरिटी के साथ। तो वो अगर ये उसके ऊपर कारबंद रहते हुए सूबाई हुकूमत खासतौर पर पंजाब में कानून उसी लाइनों के दरमियान बनाए, और ये जो सिलसिला है जिसमें हम काफ़ी हद तक कामयाब हो चुके हैं। जब हम वापस आए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने शायद 7वां पैरा है उनके डिसीजन का, उसमें ये बड़ा क्लियर लिख दिया है कि लोकल गवर्नमेंट जो है ना, वो जब बनेगी तो फिर उसको उनका टाइम पूरा किए बगैर ख़त्म नहीं किया जाएगा। एडमिनिस्ट्रेटर इज़ नथिंग। कहीं पर कानून में एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है। लोकल गवर्नमेंट्स जब नहीं होंगी, और कब नहीं होंगी, एक इलेक्शन से दूसरे इलेक्शन के दरमियान, तो उस वक्त ये एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं सरकारी मुलाजमीन। लेट द पीपल रूल, बी रूल्ड बाय देयर ओन इलेक्टेड मेंबर्स। फिर तो ये लोकल गवर्नमेंट्स और मुल्क का जो ढांचा है, और आपको बड़े अच्छे MNAs, बड़े अच्छे MPs ट्रेंड मिलेंगे जब वो लोकल गवर्नमेंट से ट्रेंड होंगे, और मुल्क तरक्की की तरफ गामज़न। बिल्कुल आपने सही कहा। ये आपकी तमाम तर चीज़ें थी जो आपने शेयर की, तहफ़्फ़ुज़ात थे जो शेयर किए। अवाम अब ये चाह रही है कि जो कोई भी आए वो अवाम के मसाइल हल करने के लिए आए। वो गली मोहल्लों के चाहे मसाइल हैं, वो स्ट्रीट लाइट के चाहे मसाइल हैं, पैच वर्क के, ये एक्चुअली लोगों के ये मसाइल हैं। तो हम दुआ गो हैं कि ये मसाइल हल करने के लिए इंशाल्लाह जी दुआ करें। आने वाला कल हमारे लिए बहुत अच्छा। इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच मेरे साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद ज्वाइन करते हैं। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। नाज़रीन, हम अक्सर कहते रहते हैं छोटी छोटी खुशियाँ आपको सेलिब्रेट करनी चाहिए। सेलिब्रेशन में सबसे ज़्यादा हम देखते हैं जिस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है वो मीठा है,
और अब चूंकि ट्रेंड बदल चुके हैं, बहुत ही ज़माना तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। अभी क्रिसमस का त्यौहार गुजरा, हमने देखा लोगों ने मोहब्बत का इजहार किया, एक दूसरों के घर गए, केक स्पेशल बनवा के लेके गए। तो जब स्पेशल इवेंट की बात होती है तो सभी चाहते हैं कुछ स्पेशल करें। तो इसके लिए आजकल बड़ा ज़बरदस्त ट्रेंड चल रहा है, किसी को स्पेशल फील कराने के लिए, मोहब्बत का इजहार करने के लिए, सेलिब्रेशन के लिए लोग कस्टमाइज केक बनवाते हैं। अभी हमने क्रिसमस के त्यौहार पे देखा, क्रिसमस की मुनासबत से हमारे अपने ऑफिस में तकरीब हुई और क्रिसमस की मुनासबत से ही केक बनवाया गया। तो सभी लोग चाहते हैं कि कुछ स्पेशल और कुछ मुनफरिद करें, जिसके लिए बहुत सारे लोग जो हैं वो काम भी कर रहे हैं। आज ऐसी एक मेहमान से हम आपकी मुलाकात कराने वाले हैं। केक डिज़ाइनर हैं फरियाल असद ने हमें ज्वाइन किया है। अपनी मेहमान को खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? मैं अल्लाह का शुक्र, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। थैंक यू सो मच आपके वक्त के लिए। बहुत ही ज़बरदस्त आपके केक्स अभी मैंने देखा, इतने ज़बरदस्त डिज़ाइन माशाल्लाह से, जिस तरह आप बता रही हैं कि इतनी देर से आप ये बिज़नेस कर रही हैं। कब, कितनी एज से स्टार्ट किया? आई स्टार्टेड व्हेन आई वाज 21 ईयर्स ओल्ड। अब इस बात को 4 साल हो चुके हैं। मैं भी स्टूडेंट थी जब मैंने ये शुरू किया, मेरा फाइनल ईयर चल रहा था एंड दैट वाज समथिंग जो मेरा ख्याल है कि आपकी क्रिएटिव एस्थेटिक्स को काफ़ी ग्रूम कर देते हैं विद टाइम। और इफ़ आपको शौक होता है इस चीज़ का तो आप बहुत अच्छा कर सकते हैं फिर इसको। सही। तो सीखा कहाँ से? क्या प्रॉपर ट्रेनिंग ली, क्लासेस ली? बैक इन 2016 मैंने एक छोटा सा बेकिंग का कोर्स किया था, बिकॉज देन अगेन चाहे मैं एक न्यूट्रिशन स्टूडेंट थी बट मुझे बेकिंग का या डेकोरेशंस का बहुत ज़्यादा शौक था। एंड बीइंग अ साइंस स्टूडेंट वो एक आपकी वाहिद क्रिएटिव आउटलेट रह जाती है। तो आई डिड दैट और बाकी यूट्यूब इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। अच्छा मुझे ये बताइएगा, अभी मैंने केक तो देखे, मैं आयशा को कहूँगी दिखाए भी, लोग टेस्ट पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, बहुत जल्दी से लोग चाहते हैं कि सबसे ज़्यादा डिफरेंट चीज़ भी होनी चाहिए, खूबसूरत भी बहुत होना चाहिए, टेस्ट पे कॉम्प्रोमाइज़ भी नहीं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये क्या जितने खूबसूरत दिख रहे हैं उतने ही ज़बरदस्त टेस्ट में भी? बिल्कुल ऐसे ही है। अगर आप एक कस्टमर को नोइंग के पाकिस्तानी और हमारी लाहौरी अवाम कितनी ज़्यादा फ्लेवरफुल खाने की शौकीन है, अगर आप उनको अच्छा टेस्ट ऑफर नहीं करेंगे तो नो मैटर हाउ प्रिटी योर केक इज़, आपका क्लाइंट आपके साथ कैसे रिटेन रह सकता है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, किस किस इवेंट पे लोग केक ज़्यादा बनवाते हैं? रिसेंटली तो मुझे लगता है हर इवेंट के केक्स बनने लग गए हैं। अभी जस्ट येस्टरडे आई वाज मेकिंग अ केक के एक बॉस ने अपने एम्प्लॉय को फायर करना था, तो शी डिड नॉट टेल हिम कि यू बीइंग फायर्ड, शी सेंट हिम अ केक जो आई हैड टू मेक दैट केक। अच्छा। एंड देन देर आर जो बेसिक आपके हैं वेडिंग केक, ब्राइडल शावर केक, बात पक्की के केक्स, बर्थडे, किसी बीमार है तो गेट वेल सून केक्स, हॉस्पिटल से पेशेंट्स डिस्चार्ज हुए हैं। आई रिमेंबर बैक इन कोविड टाइम्स जब लोग घर वापस आया करते तो आई मेड सो मेनी वेलकम होम केक्स। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, तो ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। अच्छा मुझे बताइएगा, लोग कहते हैं कस्टमाइज केक जो है वो बहुत ज़्यादा आपको एक्सपेंसिव भी पड़ते हैं, क्या वाकई ऐसा है? अगर आप कस्टमाइज केक को किसी बेकरी केक से या किसी एक नॉर्मल पाउंड केक से लेट से कंपेयर करेंगे तो येस वो बहुत एक्सपेंसिव है, बट यू हैव टू लुक एट इट दिस वे कि एक नॉर्मल केक, बेकरी केक या तो वो मास प्रोडक्शन में बन रहा है या वो लोअर क्वालिटी ऑफ इंग्रेडिएंट्स के साथ बन रहा है। और वो जैसे कि मैं लोगों को खुद कम्युनिकेट करती हूँ कि देखिए गोरमे बेकर्स हैं तो गोरमे बेकर्स का ओनर। अच्छा मुझे ये बताइएगा जिस तरह से आपने इन केक्स को सजाया हुआ है, जिस तरह से इसके ऊपर जितनी लवाजमात लगे हैं, अक्सर लोग कहते हैं ये हम खा नहीं सकते, सिर्फ डेकोरेशन के लिए होती हैं। आप ये सब कुछ खा सकते हैं, एवरीथिंग इज एडिबल अनटिल एंड अनलेस कोई क्लाइंट कह देता है कि मुझे कॉस्ट लोअर करनी है तो आप मुझे प्रिंट नॉन एडिबल लगा दें या आप मुझे वायर नॉन एडिबल यूज़ कर दें, बट दैट इज़ वही बात है कि द वर्ल्ड इज़ योर होराइजन। आपके बजट पे डिपेंड करता है। आप कहेंगे आपको 3000 में भी मिल जाएगा, आप कहेंगे आपको 25,000 में भी केक मिल जाएगा। अच्छा, आइडिया कहाँ से आप लेती हैं? क्योंकि इतना सभी लोग चाहते हैं ना कुछ डिफरेंट हो, अब इतनी चीज़ें अवेलेबल हैं सोशल मीडिया पे, हर कोई कहता है कि मुझे इस तरह का नहीं चाहिए, कुछ डिफरेंट चाहिए। आप आइडियाज़ कहाँ से? और लेटली ये चीज़ अब बहुत ज़्यादा हो गई, लोग एजुकेट हो गए हैं। आई फील कि वो टिपिकल फॉन्डेंट केक से बाहर आ गए हैं, दे गोइंग टूवर्ड्स बटर क्रीम केक्स, अदर फॉर्म्स ऑफ फिनिशेस। तो एक तो ये कि लाइक एनी अदर फील्ड आपको ट्रेंड से बहुत ज़्यादा आगाह रहना पड़ता है। सेकेंडली ये कि जैसे आई टोल्ड यू कि आपको अपनी क्रिएटिव साइड को बहुत एक्टिव रखना पड़ता है इस चीज़ के लिए। अक्सर क्लाइंट्स होते हैं वो आपके पास आते हैं, वो कहते हैं कि आपका जो दिल करता है आप करते हैं। अब ऐसे में यू हैव टू अंडरस्टैंड कि क्लाइंट क्या खुद भी चाह रहा है आपसे और आप उनको क्या नया सबसे दे सकते हो। फिर आपकी भी कोशिश होगी कि बेस्ट करके दें। अच्छा, कॉस्ट क्या आ जाती है? मैक्सिमम बजट क्या होता है? मैक्सिमम और मिनिमम जो लोग देख रहे हैं इतने ज़बरदस्त के बजट में वही बात है जैसे मैंने आपको कहा कि बहुत वेरी करता है डिज़ाइन से। ठीक है। अगर क्लाइंट मुझे कहता है कि मेरा बजट कम है, वही आप मुझे 2500-3000 में बना दें, जो कि रिसेंट प्राइस हाइक्स के बाद बहुत मुश्किल हो गया, बट स्टिल यू हैव टू अकोमोडेट द क्लाइंट।
तो मिनिमम भी 3000 से 3500 का और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। आई मेड 150 पाउंड केक्स जो कि 1.5-2 लाख तक भी चले जाते हैं, बट दैट इज़ कम्प्लीटली डिपेंडिंग अपॉन द क्लाइंट। अच्छा, फ्लेवर कौन सा आपका बेस्ट है? आपकी अपनी आपको क्या लगता है स्पेशलिटी कि मेरा ये वाला केक सबसे ज़्यादा फेवरेट फ्लेवर वुड बी आई थिंक कॉफ़ी क्रंच, बट बिकॉज आई एम अ कॉफ़ी लवर, बट मुझे लगता है कि सबसे कॉमन सेलिंग फ्लेवर जो मैं थाउजेंड्स में बना चुकी हूँ इज़ चॉकलेट फज। सही। फीडबैक कैसा आता है? फीडबैक अल्हम्दुलिल्लाह फॉर द फ्लेवर इज़ वेरी गुड, मे बी बिकॉज आई पर्सनली ट्राई कि केक्स बहुत मीठे ना हो। सही सही। चलें जी, हम बहुत सारे लोगों को कहेंगे, आपके सामने है, मोहब्बत का इजहार करने के लिए, सेलिब्रेशन करने का तरीका होता है, आप किसी को स्पेशल फील कराएं कुछ स्पेशल के साथ। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। प्रोग्राम के इस हिस्से में जैसा कि मैंने स्टार्ट में आपको कहा था, एक बार फिर से आपको अपडेट करेंगे गुलाब देवी अंडरपास के हवाले से। तैयारियां वहाँ पर जो हैं वो जारी हैं। इफ्तिताह का वक्त क्या मुकर्रर किया गया है, कौन कौन सी अहम शख्सियात इफ्तिताह के लिए पहुँचेंगी और इस वक्त ग्राउंड पर सूरत हाल क्या है, क्या जल्दबाजी में तो नहीं इफ्तिताह किया जा रहा, ये हम जानने के लिए रुख करेंगे गुलाब देवी अंडरपास। वहाँ पर हमारे रिपोर्टर मौजूद हैं, दुर्रे नायाब। अस्सलाम वालेकुम दुर्रे नायाब, क्या हाल चाल है आपके? वालेकुम सलाम अन्ना, बिल्कुल ठीक ठाक, शुक्र। अच्छा दुर्रे, आप बताइएगा, टाइम अनाउंस कर दिया गया है, कितने बजे इफ्तिताह होना है, कौन कौन सी अहम शख्सियात यहाँ पर इफ्तिताह के लिए पहुँचेगी, और फिर ये भी बताइएगा इस वक्त ग्राउंड पर सूरत हाल क्या है, जल्दबाजी में तो नहीं इफ्तिताह किया जा रहा? जी बिल्कुल, ये तो मैं समझता हूँ कि देर कर दी है। इसका इफ्तिताह तो इस महीने की जो 15 दिसंबर पहले सोची जा रही थी उस पर कर देना चाहिए था, लेकिन मसरूफियात देखें और एलडीए के कुछ काम पेंडिंग थे, कुछ पेचीदा छोटे छोटे काम थे जिनकी फिनिशिंग होना बाकी थी। अब ग्राउंड पे तैयारी मुकम्मल की जा चुकी है, बहुत ही सफाई सुथराई का काम जारी है, पौधे यहाँ पे लगाए जा रहे हैं, PHA भी काम कर रहा है, लाहौर वेस्ट भी काम कर रही है। एलडीए की जानिब से नीचे जो अंडरपास की डेप्थ है वहाँ पे एक छोटा सा पंडाल सजाया जा रहा है ताकि वज़ीर आला आएँ और मीडिया से गुफ्तगू करें, तमाम डिग्निटीज़ आएँ वहाँ पर, और जितने मेहमान खुसूसी हैं, मोअज़्ज़िज़ मेहमान हैं, अरकान असम्बली हैं, पार्लिमान हैं, उनके लिए भी खातिर मदारत की जाएगी। आज यहाँ पे चाय के साथ साथ जो मटन की यखनी भी है वो भी रखी गई है उनके तवाज़ु के लिए। तो तैयारियां तो बहुत की जा रही हैं। वज़ीर आला आएंगे, 3:30 बजे टाइम मुकर्रर किया गया है। मेरे साथ चीफ इंजीनियर एलडीए मदर हुसैन मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि तैयारियां क्या होंगी और कितने लोग एक्सपेक्टेड है। टाइम कन्फर्म है, आज हो जाएगा? जी बहुत शुक्रिया दुर्रे भाई। अल्हम्दुलिल्लाह आज ये प्रोजेक्ट तकरीबन 4 माह की करीब मुद्दत में ये मुकम्मल हो चला है, और आपने देखा जो ख़ास बात है कि इसके साइड पे फिरोज़पुर रोड की जो ट्रैफिक है वो भी रवां दवां रही है, हमने उसको एक दिन के लिए भी बंद नहीं किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह प्रोजेक्ट आज मुकम्मल हो जाएगा। आज 3:30-4 बजे चीफ मिनिस्टर साहब तशरीफ़ लाएंगे, और बाकी भी जो है ना वो लाहौर से मिनिस्टर्स, पार्लियामेंटेरियंस वो भी होंगे इंशाल्लाह। मुकम्मल फ़ायदा होगा। इसके बाद ट्रैफिक ये तो नहीं होगा कि खोल के बंद? जी नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ये अंडरपास मुकम्मल चलता रहेगा। साइड पे जो सर्विस रोड्स वगैरह हैं उनके काम, और फिलहाल जो आगे लाहौर ब्रिज की वाइडनिंग का काम है वो ऑब्वियसली वो अपने तौर पे चलता रहेगा, लेकिन अंडरपास का काम आज अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल। मेहमानों के तवाज़ुन के लिए आप एक ये चीज़ भी पूछिएगा, जो साइड पे सर्विस रोड है सारी टूट फूट के शिकार है, वहाँ पर अभी भी मैंने देखा कि गड़े पड़े हैं, तो उसको किस तरह से क्लियर किया जाएगा, कितने टाइम में? और 3 लेन अंडरपास है, अल्हम्दुलिल्लाह इसकी क्वालिटी आपने देखी है। अच्छा, मतलब ये बताइएगा कि अब आपने अंडरपास तो खोल दिया, जो उसके ऊपर साइड टूट फूट का शिकार है, गड़े पड़े, ऊपर थोड़ा काम होना बाकी है, इसका प्लान क्या है? मैं वही गुजारिश कर रहा हूँ कि एक टाइम पे एक काम ही हो सकता था, जो अंडरपास बन रहा था तो फिर उस साइड पे जो है ना वो बाकी ट्रैफिक फ्लो थी। अब आज से अंडरपास में ट्रैफिक आ जाएगी, जो साइड पे जो सर्विस रोड्स वगैरह हैं, जो एट ग्रेड की ट्रैफिक है, उसके लिए उसकी रिहेबिलिटेशन कल से शुरू हो जाएगी इंशाल्लाह, और वो भी इन मिनिमम पॉसिबल टाइम मुकम्मल हो जाएगी इंशाल्लाह। शुक्रिया। मदर हुसैन चीफ इंजीनियर्स मनसूबे के जो थे वो हमारे साथ थे। ये प्लान था कि अंडरपास को खोलते ही ऊपर का लाइट वर्क, साइड वर्क, जितनी भी सर्विस लेन मेरे पीछे चलती नजर आ रही है, इसको बिल्कुल 0 मीटर किया जाएगा। यहाँ पे नई सड़क, नई कारपेट की जाएगी। 3:30-4 बजे का टाइम मुकर्रर किया गया है। दुर्रे नायाब अपडेट कर रहे थे, दुर्रे वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। और सीएम साहब ने जो है इफ्तिताह के लिए यहाँ पर पहुँचना है, और ज़बरदस्त चीज़ जो मुझे दुर्रे नायाब ने बताई, चाय शाय का इंतजाम किया जा रहा है, मटन की यखनी भी स्पेशल जो है वो इफ्तिताह के मौके पर रखी गई है, यानी इफ्तिताह के साथ साथ भरपूर इंजॉय करने का प्लान भी मौसम की मुनासबत से बनाया गया है। जी तो नाज़रीन, ये तो हमने आपको अपडेट कर दिया, आगे बढ़ते हैं, और अपडेट आपको करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो हम सेगमेंट्स में आपको करते रहते हैं कि रेट्स क्या चल रहे हैं, सब्जियों की कीमतें क्या हैं। हमारी रिपोर्टर मायदा बाहर मौजूद है। ओवर टू यू मायदा।
जी बिल्कुल, इस टाइम मैं टाउनशिप की सब्ज़ी मंडी में मौजूद हूँ। यहाँ पर मज़दूर तबका जब सब्ज़ियाँ लेने के लिए आता है तो वो ये शिकवा करता नज़र आता है कि यहाँ पर सब्ज़ियाँ बहुत महंगी है, लेकिन यहाँ के जो सब्ज़ी फ़रोश हैं वो ये शिकवा करते नज़र आते हैं कि सब्ज़ियाँ पीछे से सप्लाई रुक जाती है क्योंकि मौसम सरमा में धुंध पड़ी होती है, तो जो ट्रक हैं वो यहाँ तक नहीं पहुँच सकते, जिसकी वजह से सब्ज़ियाँ महंगी करना पड़ती हैं। इस वक्त मैं सब्ज़ी मंडी में मौजूद हूँ, कुछ रेट लिस्ट भी मेरे पास इस टाइम मौजूद है, मैं आपके साथ शेयर करती चलूँ। आलू जो है इस टाइम यहाँ पर 33 से लेकर 35 तक फ़रोख्त किए जा रहे हैं। मेथी 80 से कम होकर जो है वो यहाँ पर फ़रोख्त की जा रही है 40 से 45 रुपये तक। भिंडी जो है यहाँ पर। ठीक है माहिदा, थैंक यू सो मच, आपने हमें सब्जियों की कीमतें बताई। नाज़रीन, इसी के साथ ही प्रोग्राम का वक्त पहुंचा अपने इख्तिताम को। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, आपसे कल मुलाकात।